नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह बता देता हूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ममता बनर्जी का पारा जबरदस्त हाई है बॉस। मोदी को सच्चा बताने वाली बड़ी खबर बंगाल से आ गई। कोर्ट का आदेश नहीं मानती ममता की वो बगावत कि देश में तूफान आ जाएगा। आज इसका भी चैप्टर हो। ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को बांटने वालों का काला सच भी कैसे एक्सपोज हुआ यह बताऊंगा। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल पर क्या कहा कि स्वाति मालीवाल को भी भरोसा नहीं है, आज यह भी बताऊंगा। इसके अलावा विपक्ष का सरेंडर कैसे हुआ और अब मोदी नहीं 2029 के लिए सीधा योगी निशाने पर हैं क्या। सीएम योगी ने किससे कह दिया कि पाकिस्तान जाकर भीख मांगो। बीच चुनाव राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार का घोटाला उजागर कर दिया क्या, आज इसका भी चैप्टर होगा। इसके अलावा पुणे के हिट एंड रन केस का वो सच जो अब तक किसी ने नहीं दिखाया वो दिखाऊंगा। उत्तर भारत में मौत की नींद सुला देने वाली हवा चल रही है क्या। घर से निकलने से पहले सावधान हो जाइए, बाहर प्राण सुखा देने वाली हवा है। और कैसे शाहरुख खान भी इसकी चपेट में आ गए हैं, उनको अस्पताल जाना पड़ा है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। चुनाव आयोग ने जाति और धर्म के आधार पर वोट की अपील करने और सुरक्षा बलों के नाम पर राजनीति किए जाने पर सख्त ऐतराज जताया। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को नसीहत दी है कि अगर वो अपने स्टार प्रचारकों से ऐसा करने से बचने के लिए कहें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा है कि संविधान खत्म किए जाने और सेना की अग्निवीर योजना पर बयानबाजी न करें। इसके साथ ही बीजेपी को भी सलाह दी गई है कि धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार न किया जाए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हेमंत सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। हेमंत सोरेन ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के केस का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। टेंडर में रिश्वतखोरी और कैश कांड के मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई। पीएमएलए कोर्ट ने आलमगीर की ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने आलमगीर को 15 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी दल वाईएसआर कांग्रेस के विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी का एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम तोड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और पुलिस को विधायक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। वायरल हो रहा वीडियो 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग के दिन का है। वीडियो में वाईएसआर कांग्रेस के विधायक पोलिंग बूथ पर बैठे कर्मचारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक एल्विश ने माना है कि पार्टी में सांपों का इस्तेमाल होता था। हालांकि एल्विश ने जहर सप्लाई किए जाने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सांपों और छिपकलियों का इस्तेमाल केवल शूटिंग के लिए किया गया, नशे के लिए नहीं। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज बात होगी कि ममता बनर्जी का पारा कैसे हाई है, मोदी को सच्चा बताने वाली बड़ी खबर कैसे बंगाल से आ गई है, कोर्ट का आदेश नहीं मानती ममता बनर्जी की वो बगावत कि देश में तूफान आएगा, ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को बांटने वालों का काला सच एक्सपोज करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल पर क्या कहा कि स्वाति मालीवाल तक को भरोसा नहीं हो रहा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा यह बात उठाई कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ये बात करते हैं, कुछ लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि वो कहने लगते हैं कि पीएम मोदी को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और हमने आपको बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमान करने वालों की पॉलिटिक्स एक्सपोज कर रहे हैं। पीएम मोदी क्लियर कट कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, वो इंडी गठबंधन के सीक्रेट खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिसमें बैकडोर से पिछड़ों के आरक्षण में गलत तरीके से मुसलमानों की एंट्री करवाई जाती रही। पीएम मोदी जो बात कह रहे थे वो हवा में नहीं थी बॉस। आज बंगाल से इसका बड़ा सबूत आ गया। बंगाल में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों को शामिल करने को लेकर वहां की हाईकोर्ट ने आज ऐसा आदेश दिया जिससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की मुस्लिम प्रेम वाली पॉलिटिक्स की पोल खुल गई। कैसे नरेंद्र मोदी सही डर बता रहे थे वो सच सामने आ गया।
इस फैसले से बैकडोर से चल रही तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का पूरा सच आज दुनिया के सामने आ गया। और यही वजह है कि कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर ममता बनर्जी इतनी भड़क गई कि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती। कह रही है हाईकोर्ट के फैसले को ही नहीं मानती भाई, चीफ मिनिस्टर होके कह रही हैं। एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि अरे यार मोदी जी तो यही कह रहे थे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि बंगाल का यह मामला है क्या जिस पर ममता बनर्जी इतना भड़की। दरअसल आज कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2010 से बांटे गए 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। यह ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2012 के तहत दिए गए थे। हाईकोर्ट ने साल 2012 के कानून के तहत बांटे गए इन ओबीसी सर्टिफिकेट को अवैध माना। कोलकाता हाईकोर्ट ने मार्च 2010 से 11 मई 2012 के बीच राज्य सरकार के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया जिसमें कुछ जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि जिन रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ओबीसी का दर्जा दिया गया वो अवैध थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह क्लियर कर दिया कि जो लोग आरक्षण के लाभ के तहत नौकरी कर रहे हैं उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट के इस फैसले में मुसलमानों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ओबीसी के तहत मुसलमानों को भी कई राज्यों में आरक्षण मिलता है। अब आपके कान से धुआं फेंक देगा क्योंकि आपको तो यह पता ही नहीं है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिल रहा है। माहौल तो ऐसा बनाया जाता है कि सिर्फ हिंदू ही आरक्षण ले रहा है। नहीं बॉस, ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को भी आरक्षण मिल रहा है कई राज्यों में, लेकिन बंगाल में तो अलग ही खेल हुआ है। दरअसल 2010 के पहले पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग में 66 जातियां आती थी और इन 66 जातियों में से मात्र 12 जातियां ही मुसलमानों की थी। भाई हिंदू ज्यादा मुसलमान कम, तो हिंदुओं की जातियां जो ओबीसी में आती हैं वो ज्यादा थी, मुसलमान कम थे। 54 जातियां हिंदुओं की थी, 12 मुसलमानों की थी। लेकिन 2010 यानी कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तब सीपीएम की सरकार थी, उसने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने का फॉर्मूला ऐसा निकाला कि उन्हें आरक्षण का और फायदा दिलवा दिया जाए। इसलिए 2010 से 2011 के बीच सीपीएम की सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर 42 और जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया। जबकि तरीका यह है कि जो पिछड़ा आयोग होता है वो पूरा सर्वे करा के रिकमेंडेशन देता है, तब होता है। यहां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 42 और जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया। अब आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि इन 42 जातियों में 39 जातियां 39 जातियां मुसलमानों की थी। सोचिए मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल किस लेवल पर चल रहा था बंगाल। 66 में 12 मुसलमान की जातियां, 54 हिंदुओं की जातियां 2010 तक, और अचानक 2010 में 42 जातियां जुड़ती हैं जिसमें 39 मुसलमानों की जातियां होती हैं, 3 जो हैं वो हिंदुओं की। इतने घोर तुष्टीकरण के बावजूद 2011 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम का पत्ता कट गया। ममता बनर्जी की सरकार आ गई। जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो ममता बनर्जी ने भी वही काम किया जो लेफ्ट की सरकार ने किया। यहां तक कि ममता बनर्जी इस मामले में लेफ्ट से और आगे चली गई। ममता बनर्जी के सरकार में आने तक ओबीसी में 108 जातियां होती थी, इसमें 51 जातियां मुसलमानों की थी। लेकिन ममता बनर्जी जब सरकार में आई तो 72 और जाति को ओबीसी लिस्ट में जोड़ दी और इन 72 में से 60 जातियां मुसलमानों की थी। 72 में 60 मुसलमानों की जातियां। अब इस फैसले में 2 दिक्कत। पहली बात तो यह कि ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण तो दे सकते हैं, लेकिन आबादी के अनुपात में मुस्लिम जातियों को बेतहाशा ओबीसी लिस्ट में डाला गया, जबकि बंगाल में मुस्लिम आबादी ही 30% है। तो ऐसा कैसे बॉस कि सिर्फ मुस्लिम आबादी ही ओबीसी में जा रही है? 30% आबादी उनकी, लेकिन संख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात यह कि यह आरक्षण बिना किसी सर्वे के, बिना सही सिफारिश के बांट दिया गया और एक सरकारी आदेश पारित कर दिया गया और थोक के भाव में आरक्षण दिया कि लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ये लोग सोच रखते हैं ओबीसी का आरक्षण लेकर धर्म के हिसाब से बांट देने का, एससी एसटी के आरक्षण में घुस जाने का। इसी वजह से कोर्ट ने इसे गैरकानूनी माना है और कोर्ट ने ये जो ओबीसी की नई लिस्ट बनी थी इसको खारिज कर दिया। ऐसे कैसे बॉस, बिना ढंग का सर्वे हुआ, बिना कुछ हुए आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दिया। और अचानक से इतने साल से बंगाल में 66 जातियां ओबीसी में थी, 54 हिंदू, 12 मुसलमान, और उसके बाद से 2 साल में एकदम ताबड़तोड़
सिर्फ मुसलमानों की जातियां ओबीसी में आ गई और बाकी नहीं आई। अब जब बंगाल सरकार के पुराने आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया तो ममता बनर्जी भड़क नहीं। वो तो यहां तक कहने लगी कि वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे ही नहीं। आप सोचिए कैसी स्थिति बनेगी देश में। कोर्ट आदेश कर रहा है कि ओबीसी की लिस्ट खारिज होगी, वो कह रही हम नहीं मानेंगे। इस फैसले से संवैधानिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बीजेपी का फैसला है और वो बीजेपी के आदेश को नहीं मानेंगी। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। यह देश में कलंकित अध्याय है, अब हम खेला करेंगे। आप सोचिए क्या चल रहा है इस देश के अंदर। ममता बनर्जी सब कुछ बीजेपी पर डाल रही है, जबकि फैसला कोर्ट का है कि बीजेपी की वजह से यह सब हुआ है, जबकि कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसी वजह से पीएम मोदी और अमित शाह ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट से साफ है कि फैसले से साफ है कि बंगाल सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। वहीं आज अमित शाह ने बंगाल में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान यह कहा कि ममता बनर्जी ने बिना सही प्रक्रिया के मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया। एक बार पीएम मोदी और अमित शाह दोनों को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि इंडी गठबंधन को एक्सपोज कर रहे हैं। कोई यह नहीं कह रहा कि मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को क्यों ओबीसी की लिस्ट में डाला। डालिए ना भाई, अगर उनको जरूरत है, वो पिछड़े हैं, जरूर डालिए, कौन मना करता है। लेकिन लिस्ट में डालने की एक प्रक्रिया है बॉस, प्रक्रिया को ताक पर रख दीजिएगा और एकदम से ऐसा लगेगा कि एक तरफा बांट दिया गया है तो सवाल तो उठेंगे। और सवाल भी ऐसे नहीं उठे। जब हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने उस लिस्ट को खारिज किया, कहा यह गलत है, तब जाके सवाल उठ रहे हैं। और यही नरेंद्र मोदी कहते आए। उन पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगता है, वो यही तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा भाई, मैं मुसलमान करने वालों को एक्सपोज कर रहा हूं। और वो आज भी यही याद दिला रहे। एक तरफ ममता बनर्जी जैसी नेता एक्सपोज हो रही है, इंडी गठबंधन एक्सपोज हो रहा है। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के केस में इंडी गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो रहे हैं। केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद से ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बैकफुट पर है। 13 मई को शीश महल में स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने पीटा, यह आरोप लगा और यह आरोप खुद स्वाति मालीवाल ने लगाया। 13 मई के बाद से ही केजरीवाल ने स्वाति केस पर चुप्पी साध रखी थी। जैसे ही केजरीवाल से स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछो, वैसे ही केजरीवाल को सांप सूख जाता था। आज घटना के 9 दिन बाद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल पर पहला बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आज इतने दिनों बाद स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड पर बोला।
केजरीवाल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में स्वाति मालीवाल का नाम लेते हुए कहा कि वो स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। घटना के दो पक्ष हैं और पुलिस को दोनों पक्षों की निष्पक्षता से जांच करके इंसाफ दिलाना चाहिए। आप कह रहे हैं पुलिस की जांच होनी चाहिए, आपकी पार्टी के लोग तो इसका इंतजार नहीं कर रहे। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा स्वाति मालीवाल को जो है एक तरह से कह रहे हैं कि वही गलत है, विभव सही है। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत? आपके लोग जो है ट्विटर पर स्वाति मालीवाल को लेकर क्या क्या नहीं लिख रहे, भद्दे से भद्दा, और यहां आप कह रहे हैं कि भाई जांच हो जानी चाहिए। घटना के वक्त सीएम हाउस में मौजूद होने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि वो घटना के वक्त सीएम आवास पर ही थे, लेकिन वहां नहीं थे जहां घटना हुई। 9 दिनों बाद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पर अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन शायद केजरीवाल को यह बयान देने में देर हो चुकी है, क्योंकि अब स्वाति मालीवाल खुलकर अपने साथ हुई घटना पर बोल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर सीधे केजरीवाल को निशाने पर लिया और लिखा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और वॉलंटियर्स की आर्मी पीछे लगाने के बाद, बीजेपी एजेंट कहने के बाद, चरित्र हत्या करने के बाद, एडिटेड वीडियो लीक करने के बाद, बदनाम करने के बाद, आरोपी के साथ घूमने के बाद, आरोपी को क्राइम सीन पर जाने देने और सबूतों से छेड़छाड़ के बाद, आरोपी के लिए प्रदर्शन करने के बाद, मुख्यमंत्री जिनके ड्राइंग रूम में पिटाई हुई थी वो कह रहे हैं कि वो मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि आयरनी डाइड 1000 डेथ्स। वो इस पर विश्वास नहीं कर सकते। कौन विश्वास करेगा बॉस? एक तरफ एक महिला का पूरा चरित्र हनन चल रहा है, खुला सोशल मीडिया पर ये लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मीडिया के सामने कह रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिए। जांच होने तक अपने लोगों को चुप क्यों नहीं कराते हैं? संजय सिंह ने कैसे बोल दिया था कि आपने कहा है कि बहुत गलत हुआ है, इस पर एक्शन लो। स्वाति मालीवाल को केजरीवाल पर भरोसा नहीं है, और होगा भी कैसे, क्योंकि निष्पक्ष जांच की बात करने वाले केजरीवाल को जांच से भी दिक्कत है। स्वाति मालीवाल पिटाई केस में दिल्ली पुलिस जांच के लिए सीएम आवास जा चुकी है और हो सकता है कि आगे भी जाए। इसको देखते हुए केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि कल दिल्ली पुलिस उनके बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। अब बताइए, जिस घर में एक महिला की पिटाई हुई है, क्या उस घर में जांच के लिए पुलिस नहीं जा सकती? और जो लोग घटना के समय वहां मौजूद थे उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है? बूढ़े मां बाप को पुलिस स्टेशन तो नहीं बुला रही। अगर ऐसा नहीं होगा तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल के साथ शराब घोटाला भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये याद रखिए कि अगले चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग है। इस बात को आपको समझना होगा। तो एक तरफ इंडी अलायंस मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के मामले में एक्सपोज हो रहा है, दूसरा महिलाओं को लेकर इनकी सोच क्या है वो भी एक्सपोज हो रही है, और तीसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा। शराब घोटाले के आरोप में ही केजरीवाल जेल गए थे, मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में। इसी पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बिना केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम लिए कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब वो करेंगे। सुनिए पीएम को। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। यानी इंडी गठबंधन हर तरफ से गिरता जा रहा है, ये हर दिन वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जैसे इलेक्शन वही जीत रहे हैं। पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं कि कैसे विपक्ष ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुका है, और वो नरेंद्र मोदी नहीं, वो 2029 के लिए सीधा योगी को टारगेट कर रहा है। सीएम योगी ने किससे कह दिया कि पाकिस्तान जाकर भीख मांगो? बीच चुनाव राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार का क्या घोटाला उजागर कर दिया? अब इसका चैप्टर। एक सीक्रेट खेल विपक्ष का और चल रहा है, और यह खेल है नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते तो नरेंद्र मोदी की टीम में फूट डाल दो। इंडी गठबंधन को यह चुनाव तो हाथ से जाता दिख रहा है, और अब वो 2024 के आगे की बातें करने लगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जो ये जातिगत सर्वे कराने की जो बात कर रहे हैं कि भाई पता चले कि किसके पास क्या है नहीं है,
ये 2024 के लिए नहीं है, वो 2034 के लिए टारगेट कर रहे हैं कि हिंदू समाज बटे और उसके बाद जो है वो चीजें अब जो है उस बटे हुए समाज से पर राजनीति हो। ये कई लोग आरोप लगाते हैं। हालांकि इस बात की चर्चा करने लगे हैं कई लोग कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी खुद अभी कहीं नहीं जाने वाले। इस चुनाव में तो इसकी बात भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी खुद कह चुकी है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहेगा, अमित शाह कह चुके हैं। लेकिन विपक्ष बेसिर पैर की बातें करके माहौल बना रहा है जिससे बीजेपी के अंदर कोई लड़ाई कहीं से शुरू हो जाए। इसमें अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। जब वो जेल से निकले नया शिगुफा हर जगह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार केजरीवाल क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर मैं आपको इसकी पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। अरविंद केजरीवाल को उनके खुद के घर के ड्राइंग रूम में क्या हुआ ये भले ना पता चलता हो, लेकिन दूसरी पार्टी में कौन क्या प्लान बना रहा है ये पता चल जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि अचानक से योगी जी आपको ये लोग हटाने वाले, ये क्यों हो रहा है? इतना योगी प्रेम इन लोगों का क्यों जाग रहा है? हालांकि सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये मजाक ही कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। जो केजरीवाल जेल जाने पर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा ये तय नहीं कर पाए, वो दूसरों के बारे में बेसिर पैर की थ्योरी चला रहे हैं कि मोदी जीत गए तो योगी का पत्ता साफ हो जाएगा, अमित शाह मोदी के वारिस बन जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार सीएम योगी का नाम ले क्यों रहे हैं? इसके पीछे स्ट्रैटेजी है बॉस। अगर आप स्ट्रैटेजी को डिकोड करने जाएं तो सीधा मतलब इसका यही निकलता है कि इंडी गठबंधन को 2024 का चुनाव हाथ से निकलता दिख रहा है और इसलिए वो फ्यूचर की बात कर रहा है। इंडी गठबंधन को यह भी लग रहा होगा कि मोदी योगी की जोड़ी का तोड़ उनके पास है नहीं और बिना इस जोड़ी को तोड़े उनके लिए 2024 क्या 2029 की राह भी आसान नहीं होगी, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी को संभाला हुआ है उसे आधार पर खुद पीएम मोदी यह दावा कर रहे हैं कि यूपी में वो 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी को मोदी फैक्टर के साथ साथ योगी फैक्टर का डबल फायदा है, इसलिए 80 सीट वाले राज्य यूपी से बीजेपी कम से कम 60 सीट तय मानकर चल रही है। 60 से 80 सीटों का नंबर बीजेपी को बहुमत के करीब लाने में बड़ी मदद करता है। यही वजह है कि विपक्ष को शायद यह लग रहा है कि मोदी योगी की जोड़ी के सवाल को हल किए बिना लोकसभा चुनाव का एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाएंगे और यह जोड़ी 2029 में भी बनी रहने वाली है। इसलिए इंडी गठबंधन फ्यूचर प्लानिंग में जुट गया है कि अगर इस चुनाव में दांव नहीं चल रहा है तो साल 2029 से पहले इस जोड़ी को तोड़ना होगा, मोदी योगी की जोड़ी। इसलिए प्रयास यह करो कि भैया योगी आदित्यनाथ के दिमाग में डाल दो कि मोदी जी आपको हटाना चाहते हैं, अमित शाह को बनाना चाहते हैं, ताकि इनकी टीम में फूट पड़ जाए, मोदी योगी टूटे, उसके बाद हम बीजेपी तोड़ देंगे, मतलब बीजेपी की जीत का ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2024 के बाद की फ्यूचर प्लानिंग में विपक्ष इसलिए लग गया है क्योंकि उसे पता है कि 2024 के चुनाव में तो उसका कुछ होने वाला नहीं। अभी तक चुनाव में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे किसी बड़े उलटफेर की बात की जा रही या फिर कोई ऐसे संकेत मिल रहे हो। दूसरी बात, विपक्ष और नरेंद्र मोदी के बीच फासला इतना बड़ा है जिस फासले को पाट पाना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप देखें 2019 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें कितनी थी? 164 सीट बीजेपी ऐसी जीती थी 2019 में, 164 सीट जिसमें मार्जिन जीत का 2 लाख से ज्यादा था। अब यहां 164 सीट पर बीजेपी को आपको हराना है तो पहले तो उनका जो बेस जो उन्होंने जीता वोट पहले उतना जीतो और फिर प्लस जो 2 लाख है उस 2 लाख को हटा, 2 लाख वोटर एकदम से भाग जाएगा। अच्छा, 3 लाख से ज्यादा मार्जिन वाली कितनी सीटें थी? 105 बॉस, 105 सीट बीजेपी ऐसे जीती जिसमें मार्जिन जीत का 3 लाख है। रातों रात 3 लाख प्लस वोट जो है वो घट के नीचे चला जाएगा। 4 लाख से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें 44 बीजेपी जीती, 4 लाख का मार्जिन। यह वैसे है कि किसी के अकाउंट में मान लीजिए 100 करोड़ है और आप कह रहे हैं ये तो रातों रात कंगाल होने वाला, कैसे? समझाओ ना बॉस।
5 लाख से भी ज्यादा मार्जिन वाली सीटें बीजेपी ने जीती और ऐसी सीटें 14 थी। इसी तरह आप देखिए कि 2019 में 224 सीटें ऐसी थीं जिसमें बीजेपी की 50% से ज्यादा वोट मिला। यानी 224 सीट पर अगर सभी पार्टियां मिल भी जाएं तो भी बीजेपी को हरा नहीं पाती, क्योंकि जितने 100 वोटर वोट दे रहे हैं उसमें से 50 से ज्यादा तो बीजेपी को दिए हैं। तो पूरा दूसरे साइड का मिला भी दोगे तो भैया 50 से ज्यादा तो उसके पास कैसे हराओगे। इसी तरह आप यह भी देखिए कि 2019 में 186 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई थी। इसमें कांग्रेस सिर्फ 15 जीत पाई, बीजेपी 171 जीती। इस आंकड़े के हिसाब से तो बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए इंडी गठबंधन को बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत है। जब जीत हार के बीच लाखों का मार्जिन हो तो फिर कुछ वोट इधर उधर हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी कितना भी मजबूत हो, वो किसी चुनाव को हल्के में तो लेते नहीं है कि अरे यहां तो 4 लाख से जीते, छोड़ो। अरे नहीं भैया, यहां गर्मी में उनकी आधी उम्र के नेता चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, 3-3 जगह जा रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, ये वो साबित कर रहे हैं। 5 चरण का इलेक्शन हो चुका, 2 चरण ही बचे हैं, फिर भी पीएम मोदी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, जैसे इस चुनाव के पहले दिन से लगे थे। आज पीएम मोदी ने यूपी में बस्ती और श्रावस्ती में रैली की। यूपी में आज की रैली में पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर अब तक का सबसे तीखा अटैक किया। सुनिए पीएम ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि यूपी में अखिलेश के क्लीन स्वीप के दावे पर पीएम मोदी ने कैसे उनकी आज क्लास लगा दी। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। यूपी को लेकर अखिलेश यादव बार बार यह दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका गठबंधन 80 में से 79 सीट जीतेगा। सिर्फ पीएम मोदी की वाराणसी की सीट बीजेपी जीतेगी। लेकिन कल तो अखिलेश ने यह दावा कर दिया कि पीएम भी वाराणसी में हार जाएंगे, मतलब 80 के 80 पर दावा ठोक दिया। अखिलेश यादव के इस ओवर कॉन्फिडेंस पर आज पीएम मोदी ने उनकी क्लास लगा दी। कहा कि इंडी गठबंधन यूपी में दिन में सपने देख रहा है। 4 जून को जनता इनको नींद से जगाने वाली। सुनिए पीएम को, फिर बताता हूं कि अखिलेश यादव के दावे और हकीकत में कितना बड़ा अंतर दिख रहा है। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। यूपी में अगर कोई पार्टी पिछली बार 60 से 70 के करीब सीटें जीती हो और वो सभी 80 सीटें जीतने का दावा करे तो लगता है कि हाँ यार संभव है। मतलब जो क्लास में मान लीजिए टॉपर है और वो कह रहा है कि मैं इस बार भी टॉप होऊंगा तो समझ में आता है। लेकिन जिस पार्टी को पिछली बार 10 सीट भी ना मिली हो, जो क्लास में फेल रहा हो, वो कहे कि नहीं मैं टॉप करूंगा तो कैसे लोग विश्वास करें? हैरानी होगी ना। और आप यूपी का रिजल्ट देखिए कि पिछली बार यूपी का रिजल्ट क्या रहा था 2019 में। अखिलेश यादव को बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम तो कैलकुलेट करेंगे ना भाई कि 2019 में यूपी का रिजल्ट क्या था, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी ना। यूपी में एनडीए को आई थी 64 सीटें, 64 80 में से। समाजवादी पार्टी को आई थी 5 सीट, मात्र 5।
बीएसपी को आई थी 10 और कांग्रेस को आई थी 1 सीट। अब जिस आदमी को 5 सीट आई है आउट ऑफ 80 सीट, वो आदमी ये दावा कर रहा है कि इस बार हम और 75 जीत जाएंगे। और ये जो उनको 5 सीट आई थी वो भी तब आई थी जब वो बीएसपी के साथ मिलकर लड़ रहे थे। इस बार तो बीएसपी साथ में भी नहीं है और दावा ठोक दिए कि ना हम तो 80 जीत रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ये कहने को मजबूर हो गए कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। हालांकि अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार शहजादे शह देंगे और जनता मात देगी। सुनिए अखिलेश को, फिर बताता हूं कि अखिलेश की रैलियों में हो रहे हंगामे पर पीएम ने क्या कहा। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। पीएम मोदी ने आज अखिलेश यादव को एक और हकीकत से रूबरू कराया। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की रैली में जबरदस्त हंगामा चल रहा है, अराजकता दिखती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फूलपुर की रैली में कभी काफी हंगामा हुआ था। उसी पर पीएम मोदी ने आज हमला बोला। यूपी में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैली में पैसे लेकर भीड़ बुलाई जाती है और पैसा न मिलने पर रैली में गुस्सा भड़क जाता है। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव की रैलियों पर यूं ही चुटकी नहीं ली। आपको अखिलेश की रैलियों का हाल दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने कल आजमगढ़ में एक रैली की थी, ये उसी की तस्वीर है। आप खुद देखिए किस तरह समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता रैली में हंगामा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ गया था कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद हालात काबू में आए। एक बार दिखाइए, जरा तस्वीर दिखाइए। आजमगढ़ से पहले भी अखिलेश की रैलियों में इसी तरह से हंगामा हो चुका है। प्रयागराज, फूलपुर और संत कबीर नगर में अखिलेश यादव की रैलियों का हाल भी देख लीजिए। कहानी वही, हंगामा और बवाल दिखा। फूलपुर में तो हंगामा इतना बढ़ गया था कि राहुल और अखिलेश यादव को बिना भाषण दिए लौटना पड़ गया और रैली के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसी हंगामे पर आज पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि यह पैसा देकर बुलाई गई भीड़ थी जो पैसा लेने मंच पर चढ़ गई। अब अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनकी रैलियों में जो हंगामा हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आगे की बात बताऊंगा। यूपी में ओवैसी ने कैसे बाकी पार्टियों की टेंशन बढ़ाई है। हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। पुलिस बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पुलिस वालों को अपने समर्थकों की ड्रेस पहना के और टेंट में बैठा दे रहे हैं ताकि भीड़ दिखे।
अखिलेश यादव भी लेकिन मजेदार बात करते हैं। वो पैरासीटामोल वाला बड़ा घूम रहा है कि पहले 500 mg खाते थे, अब 650 खाना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी ने घोटाला कर दिया। कभी कभी समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी ज्यादा अच्छी कहानी सुनाते हैं कि केजरीवाल जी, लेकिन ठीक है, दोनों सुना रहे हैं, मजा लीजिए। छठे चरण के लिए पीएम मोदी ने आज बस्ती और श्रावस्ती में रैली की। इन दोनों सीट पर 25 मई को मतदान है। 2 रैली के जरिए आज पीएम मोदी ने बस्ती, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और डमरियागंज 4 लोकसभा को कवर कर लिया। इन 4 लोकसभा में पिछली बार बीजेपी ने 3 पर जीत हासिल की। बस्ती, डुमरियागंज और ये संत कबीर नगर ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछले 2 बार से जीतती आ रही, जबकि श्रावस्ती में पिछली बार बीएसपी ने जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी यहां जीती थी। श्रावस्ती सीट में बीएसपी का कैंडिडेट पिछली बार सिर्फ 5320 वोट के अंतर से जीत गया था और पिछली बार बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, तो बीएसपी को फायदा मिला। लेकिन इस बार ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अखिलेश और राहुल के लिए पहले से मुश्किल थी और अब यूपी की लड़ाई में ओवैसी भी कूद गए। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज पहुंचे और पीडीएम प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जवाब में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय मोर्चा बनाया। इसमें ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल भी शामिल हैं। अब इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है कि ओवैसी मुसलमानों के वोट काट रहे हैं। इस पर ओवैसी ने जवाब दिया। ओवैसी को सुनिए, फिर सीएम योगी का धमाकेदार अंदाज दिखाऊंगा। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? यानी आखिर के 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव का तापमान बहुत बढ़ गया और योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से और गर्मी बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर में प्रचार के लिए गए और वहां से सीएम योगी ने पाकिस्तान का राग अलापने वालों को कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि जो पाकिस्तान प्रेमी लोग पाकिस्तान चले जाएं और वहां जाकर भीख मांगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ। जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है वहां की सरकार। वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कोई जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए मौका जरूर मिल जाएगा। इधर यूपी में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, उधर राहुल गांधी अलग ही मोड में चल रहे हैं। उन्होंने आज फिर गौतम अडानी का मुद्दा उठा लिया। एक ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि सालों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाया है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडी की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। अब ये उन्होंने ट्वीट किया और ये देखिए फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल लगा दिया। आर्टिकल का हेडलाइन क्या? अडानी सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड बाय सेलिंग लो ग्रेड कोल इन इंडिया एज अ क्लीनर फ्यूल। अब राहुल गांधी ने बीच चुनाव में अडानी के मुद्दे पर ट्वीट तो कर दिया, लेकिन शायद उन्होंने या उनकी टीम ने खबर पूरी पढ़ी ही नहीं। एक बार पढ़ तो लेते बॉस, टाइटल देखे और घप से लगाए और ट्वीट कर दिए, अंदर पढ़े ही नहीं। सबसे पहली बात, इस खबर के बारे में जान लीजिए कि यह खबर ओसीसीआरपी के रिपोर्ट्स पर आधारित है। यही ओसीसीआरपी कंपनी अडानी से जुड़े पिछले मुद्दों में भी आरोप लगाती रही। यह वही कंपनी है जिसे जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है। इस खबर में साफ साफ लिखा क्या है, यह भी सुनिए। इसमें लिखा है कि जनवरी 2014 में अडानी समूह ने इंडोनेशिया से लो ग्रेड क्वालिटी का कोयला खरीदा, जिसे तमिलनाडु की सरकारी कंपनी टैंग एडको को बेच दिया गया। जिस वक्त अडानी समूह ने इंडोनेशिया से यह कोयला खरीदा, उस वक्त जनवरी 2014 में केंद्र में तो मनमोहन सिंह की सरकार थी और जब तमिलनाडु की सरकारी कंपनी को इसे बेचा गया, तब तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार थी। यानी राहुल गांधी ट्वीट कर दिए और यह भी नहीं पढ़े कि उसमें लिखा क्या है। अरे उसमें लिखा है जनवरी 2014 में खरीदा।
तो वो तो मनमोहन सिंह की सरकार थी भाई, अपनी ही सरकार में घोटाला हुआ क्या उनके? यानी इसका मोदी सरकार से कोई कनेक्शन भी नहीं दिख रहा। लेकिन राहुल जी तो राहुल जी हैं। खैर, सियासी गर्मी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन असली गर्मी तो कहर ढा रही है। पाठशाला में अब अगली क्लास, उत्तर भारत में मौत की नींद सुला देने वाली हवा चल रही है बॉस। घर से निकलने से पहले सावधान, बाहर प्राण सुखा देने वाली हवा है वो खतरनाक हवा जिसने शाहरुख खान को भी अस्पताल पहुंचा दिया। गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन इस बार भाई ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोग बाप बाप कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार तो गर्मी ने हद कर दी है। घर के बाहर तो छोड़िए, घर के अंदर भी लोग उबल रहे हैं। और अभी मई चल रहा है, जून तो आया भी नहीं है। पंखे कूलर तो सरेंडर कर चुके हैं। पंखा कूलर का बटन दबाओ तो लोग कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बोल रहा है कि मुझे मत दबाओ बटन, मेरे बस का नहीं है। एसी के हाथ पांव फूल रहे हैं भाई। एसी जो हवा फेंक रहा है वो ऐसा लग रहा है कि फूली हुई सांस से फेंक रहा है कि लो ले लो जो ठंडी हवा ले ली। लेकिन इसके बाद आप अगर खुद को सुपरमैन समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि गर्मी क्या ही मेरा बिगाड़ लेगी, तो बॉस अभी डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार शाहरुख खान की खबर सुन लीजिए। शाहरुख खान जैसे वो सुपरस्टार भी ऐसी गर्मी नहीं झेल पा रहे, जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो सुपर फिट दिखते हैं और फिल्मों में जिनके सिक्स पैक एब्स दिखते हैं। लेकिन गर्मी का ऐसा अटैक आया कि शाहरुख खान हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। शाहरुख खान कल अहमदाबाद में थे, उनकी आईपीएल टीम का कल मैच था। अहमदाबाद में कल टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंच गया था। गर्मी ज्यादा होने के चलते शाहरुख खान को डिहाइड्रेशन हो गया। हीट स्ट्रोक से शाहरुख खान की आज सुबह तबीयत बिगड़ गई। दोपहर को उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है भाई। वो अभी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और पहले से बेहतर हैं। डॉक्टरों ने शाहरुख खान को कुछ समय आराम करने के लिए भी कहा है। अच्छा, उनका क्या बता रहा हूं, मेरी खुद की तबीयत हीट वेव से खराब है। कल भी दवा खा के एंकरिंग किया हूं, आज भी दवा खा के किया हूं, तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं भैया। ऐसी गर्म हवा चल रही है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसमें अगर थोड़ी सी लापरवाही करिएगा ना तो गर्मी को आप हल्के में लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। भाई शाहरुख खान को कोई कमी है, लेकिन आ गए ना लपेटे में। इस समय हाल यह है कि आसमान से आग बरस रही है भाई, जैसे कोई अवन हो और उसमें आपको डाल दिया गया। खास तौर पर उत्तर भारत आग का गोला बना हुआ है। घर से बाहर कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। पूरे उत्तर भारत में हीट वेव यानी लू चल रही है। मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि घर में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जगह तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। 47 के पार। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। पहाड़ अलग परेशान है कि इतने लोगों को मैं कहां रखूंगा भाई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में यात्रियों की भयंकर भीड़ हो गई है। 4 धाम की यात्रा में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। प्रशासन को लोगों को मना करना पड़ रहा है कि अभी मत आओ भाई, बिना रजिस्ट्रेशन के मत आओ। इस सब के बीच मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी भीषण गर्मी की शुरुआत है। आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ सकती है। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी ने क्या हाल कर दिया है वो भी आपको दिखाता हूं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इस साल पिछले साल से 3 गुना ज्यादा हीट वेव देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी मौसम में बनी रहने वाली है। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। दिल्ली वालों को इसलिए भी सावधान रहने की जरूरत है कि इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि दिल्ली में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी पहुंच चुका है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री को पार कर सकता है। यानी अब 49-50 तो ऐसा लग रहा है कॉमन हो गया है भाई। इतनी गर्मी पड़ रही है। आपको भीषण गर्मी का एक वीडियो दिखाता हूं जो राजस्थान के बीकानेर से आया। इस वीडियो को रेगिस्तान के इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए बीएसएफ के एक जवान ने बनाया। यहां 46 डिग्री तापमान में रेत इतनी गर्म हो गई कि बीएसएफ के जवान ने इसमें पापड़ सेक दिया। वहां रेत हटाई, पापड़ रखा, रेत ऊपर से ढक दी। 30 सेकंड के अंदर पापड़ सीख गया। अब आप सोचिए कि 46 डिग्री में यह हाल है, 49 डिग्री में क्या हाल होगा।
इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस भीषण गर्मी में हमारे जवान सोचिए बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करते हैं। राजस्थान में रेतीला इलाका होने की वजह से दूसरे राज्यों की तुलना में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी। इस बार राजस्थान वाली बात नहीं है। दिल्ली भी समझिए कि राजस्थान ही है, पंजाब भी समझिए कि राजस्थान ही है। ऐसी हालत हो गई, सब जगह राजस्थान जैसी गर्मी। राजस्थान में भीषण गर्मी के रेड अलर्ट की वजह से मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी। गुजरात सरकार ने हीट वेव के चलते यह आदेश जारी किया है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक मजदूर खुले में धूप के नीचे काम नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के मालिकों को भी इस आदेश का पालन करना होगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सभी स्कूलों की छुट्टी 30 जून तक कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले महीने जून में भी हीट वेव को लेकर सावधान रहने के लिए कहा है। जून में आमतौर पर 5 से 8 दिन तक हीट वेव चलती है, लेकिन इस बार 10 से 18 दिन तक हीट वेव चलने की आशंका है। यानी मई का महीना खत्म होने में अभी 8 दिन बाकी हैं। इसके बाद जून भी आपको भीषण गर्मी का सामना करवाएगा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोगों की क्या हालत है, पहले ये सुनवा देता हूं। इसके बाद इस साल इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है, कोई तो वजह होगी, वो वजह बताऊं। पहले पब्लिक को सुनो। बहुत गर्मी है, घूमा नहीं जा रहा। जब हम लोगों की ये कंडीशन है, जो डेली मतलब इस गर्मी से जूझते हुए काम करते हैं, और जो नहीं करते हैं घूमने के उद्देश्य से अगर आएंगे तो उनको कितनी गर्मी फील होती है। पब्लिक धूप में आती नहीं है, हम खुद ही काले पीले हो जा रहे हैं धूप में खड़े खड़े। देखो पसीना बंद नहीं हो रहा, हम खुद ही परेशान है गर्मी। अब हम तो अभी 3 बार नहा चुके हैं सुबह से। हाँ। और उसके बाद पेड़ के नीचे बैठे रहे, पीपल के नीचे काफी समय तक। उसके बाद बाहर निकले हैं थोड़ा। बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसके कारण आइसक्रीम खाने में मजा ही कुछ अलग होता है। हाँ। गर्मी सर इस तरह की पड़ रही है, देखो गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने ये हरी हरी ग्रीन शेड लगाए हुए हैं, और अगले 2-3 दिन में मौसम विभाग ने बोला है कि 49-48 तक टेम्परेचर जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल अप्रैल में ही गर्मी का पिछले 124 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। यानी इससे पहले ऐसी गर्मी 1901 में पड़ी थी। अब सवाल यह है कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि 1901 के बाद अब जाकर ऐसी गर्मी पड़ रही है। पिछले सालों की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और हीट वेव भी यानी लू भी पिछले सालों से ज्यादा चल रही है। दरअसल देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाके यानी पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान से ज्यादा सूखी हवाएं आ रही हैं। जो उधर का इलाका है तो पाकिस्तान से उधर से सूखी हुई हवाएं आ रही। इस रास्ते में बादल और नमी ना होने की वजह से हवाएं ज्यादा गर्म हैं। इसके अलावा मौसम का पैटर्न बताने वाले अल नीनो का भी कमजोर होना, इसमें प्रशांत महासागर की सतह पर बहने वाली हवा और पानी के पैटर्न में बदलाव हो जाता है। साथ ही हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से आने वाली मानसून की हवाएं कमजोर होती हैं। इससे भयानक सूखा या तेज गर्मी पड़ती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों पर एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव है। इसमें एंटी साइक्लोन जमीन से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा को वापस जमीन की तरफ यह धकेल देता है। यह सिस्टम जमीन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 1000 से 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस वजह से भी देश के कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी। गर्मी में अब वो गर्म हवा ऊपर जा ही नहीं पा रही, उसको नीचे धकेल दे रहा है, तो आपको लू लग रही है। आपको हीट वेव का मतलब भी बता देता हूं, क्योंकि सामान्य बोलचाल में हीट वेव को गर्म हवा या लू का चलना कहते हैं, लेकिन हीट वेव का कनेक्शन तापमान के बढ़ने से तय होता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब किसी इलाके का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो यह हीट वेव की कैटेगरी में आता है। इसमें मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंचता है तो वो हीट वेव की कैटेगरी में आता है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तापमान तो कहते हैं हीट वेव चल रही है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में धूप का एक्सपोजर ज्यादा होता है और गर्मी सहने की क्षमता कम होती है। भारत में हीट वेव को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले नंबर पर है येलो, फिर है ऑरेंज, और सबसे आखिर में सबसे खतरनाक रेड अलर्ट की कैटेगरी होती है। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से 4.5 से 6 या 6.5 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है तो उसको सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 से 47 डिग्री के आसपास है। इसमें दिन के साथ साथ रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा है। इस दौरान लोगों को हीट स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को जो सेहत का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा रेड अलर्ट में हीट वेव का खतरा 5 दिन से ज्यादा रहता है। इसीलिए मौसम विभाग ने कहा ना कि 5 दिन रेड अलर्ट है भैया, घर में रहो। इसी तरह ऑरेंज अलर्ट में 4 दिन और येलो अलर्ट में 2 दिन तक हीट अलर्ट का खतरा रहता है। तो बहुत बुरी हालत है। इसलिए भैया रहिए घर में, बिना वजह के बाहर मत निकलिए। हमारे यहां बिहार में कहते हैं हम झुर्रा,
कच्चा आम पकाइए, आम जोर पीजिए, आम पन्ना पीजिए और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। थोड़ा दही वही खाइए तो पेट में जो गट सिस्टम है वो भी बेहतर रहेगा। ये सब करते चलिए। और ब्रेक के बाद अब स्वाति मालीवाल केस में एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि सुनीता केजरीवाल का बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर अब सुनीता केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने सुनीता केजरीवाल के घर में मौजूदगी की बात कही थी। स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में केजरीवाल के माता पिता के होने की बात भी कही थी। यानी अब हो सकता है कि दिल्ली पुलिस परिवार से पूछताछ करे। केजरीवाल भी कह चुके हैं कि मेरे बूढ़े माता पिता से पूछताछ हो सकती है, उनको जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि संभव है कि पहले सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से इस मामले में पूछताछ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।